तो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये पूरा चैप्टर हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सेकेंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। एंड थर्ड एंड द लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर। इसी एक वीडियो में हम तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल्स एंड आपके सारे जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाले सारे फॉर्मूलाज को इसी एक वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। एंड हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है आपके माइंड में, सो इस वीडियो को 100% अटेंशन के साथ जरूर देखना है, लास्ट तक देखना है। बिकॉज अगर आप 20 से छोड़ के जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ डाउट रह जाएगा और आपका वो डाउट हमेशा के लिए रहने वाला है और वो सॉल्व नहीं हो पाया तो आप एग्जाम्स में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपको तुरंत आंसर मिल जाने वाला है। और ये जो नोट्स हैं इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। बिना और टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स विद बेसिक कंसेप्ट्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Macroeconomics refers to that branch of economics that deals with economic problems or economic issue at a level of an economy or as an whole। यानी कि आपने क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा तो वो क्या करता था कि छोटे स्तर पे यानी कि छोटे लेवल पे या फिर आप कह सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स की बात करता था। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी एक कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी है एग्रीगेट पूरी उसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है। यानी कि जितना पूरा भी हमारा एज अ होल इकोनॉमी है एक कंट्री का उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स, इट डील्स विद एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, इन सारी चीज़ों के बारे में ये बात करता है। अब थोड़े से हमारे जनरल टर्म्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर या फिर इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे जिसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे तो आगे हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। सबसे पहले हमारे कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड। ऐसे गुड जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं अपने डेली जो उसकी वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो हमें कंजम्पशन गुड्स हो जाते हैं। कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आइदर फिक्स्ड एसेट्स और एज इन्वेंट्री स्टॉक। यानी कि ऐसे गुड्स जो फर्दर यानी कि ऐसे गुड्स जिनसे हम दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें, जो कि हमारी इन्वेंट्री स्टॉक या फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकते हैं, उसको हम कैपिटल गुड्स का नाम देते हैं। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जिनको हमने परचेज किया था, उसको प्रोसेस किया, मैन्युफैक्चर किया और उसको अब हम मतलब कंज्यूमर के लिए वो गुड्स रेडी हो जाते हैं, वो हमारे फाइनल गुड्स हो जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। यानी कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स भी कह सकते हैं। यानी कि हम उसे परचेज करते हैं फिर उसको हम कुछ प्रोडक्शन के प्रोसेसेस लगाते हैं या फिर उसी को दोबारा हम रीसेल कर देते हैं, वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी फास्ट लग रही हो तो लगनी भी चाहिए बिकॉज ये वन शॉट रिवीजन है, कोई डिटेल लेक्चर नहीं है। आपने अगर साल भर नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है, ये वन शॉट रिवीजन है। मैं जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको इतना डिटेल में समझ में आना चाहिए। स्टॉक क्या होता है हमारा? स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजरेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या होता है? एक क्वांटिटी होती है जो कि हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी चीज़ को मतलब मेजर करते हैं, वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है। उसी तरीके से फ्लो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारी अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट बनती है वो बैलेंस शीट हमारी एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनती है। जब आप लिखते हो बैलेंस शीट एज ऑन ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी ईयर हो उसके लिए लिखते हो। और वहीं पर आप जब क्या नाम से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट बनाते हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पे लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड इतना इतना जो भी ईयर का डेट रहता है। यानी कि जो हमारा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि पूरे साल का हम प्रॉफिट एंड लॉस बताते हैं। वहीं पे जो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक पर्टिकुलर डेट के बारे में बताता है। जैसे कि अकाउंट्स में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक डेट के लिए एक पॉइंट के लिए। इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे फ्लो कॉन्सेप्ट के नेशनल इनकम, चेंज इन स्टॉक, ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारे साल भर की होती है, हमारे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? टोटल एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग
a period of time. It includes depreciation, it also known as gross capital formation. Gross investment क्या होती है? ऐसी चीज़ें, टोटल एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि हमने जो फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसमें जो भी चीज़ें ऐड करेंगे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का नाम दे सकते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन भी आ जाता है, इसको हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी कह सकते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट एडिशन मेड टू द रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि नेट एडिशन, जितना हमने नेट में एडिशन किया है हमारे रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कहलाया जाता है। जैसा डेफिनेशन वैसा काम, एक लाइन की डेफिनेशन है, एक नंबर के लिए आराम से आप ये आंसर लिख सकते हो। डेप्रिसिएशन क्या है? इट मीन्स, यहाँ पे इट और मीन्स के बीच में गैप आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया, क्या कर सकते हैं? इट मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एक्सपेक्टेड ऑब्सलीन, क्या है? एंड एफ्लक्स ऑफ टाइम। ऐसे ऐसे वर्ड दे देते हैं, मैं क्या करूं। यानी कि डेप्रिसिएशन ऐसा होता है, सिंपल भाषा में देखिए, आपको फालतू में मगजमारी नहीं करने का। सिंपल भाषा क्या है? डेप्रिसिएशन हमारा फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी कि हम अपने जो एसेट्स, हमारी जो भी चीज़ें हम उसको डेली इस्तेमाल करते रहते तो क्या होता है, उसी कहीं ना कहीं वैल्यू उसकी डिक्रीज होने लगती है। कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करें, जैसे ये फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब ये जो कैमरा जिसमें मैं हाई कर रहा हूँ, ये क्या है? ये 4 साल पुराना फ़ोन है। अब इसकी वैल्यू जब मैंने खरीदा तो मुश्किल से 10-13-14 हज़ार रही होगी। अभी क्या इसको मैं बेचने जाऊँगा, ये 2000 या 1500 भी में भी नहीं बिकेगा, तो इसकी जो वैल्यू डिक्रीज हुई, ये क्या हुआ? इसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। इसका मैंने डेली इस्तेमाल किया, नॉर्मल वियर एंड टियर डेली यूसेस किया, रेगुलर यूसेस किया, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो इसका क्या हुआ? वैल्यू इसकी डिक्रीज हो गई, इसी को हम डेप्रिसिएशन कह देंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है? refers to the flow of activities of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy, यानी कि जितने हमारे different sectors of the economy हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर और भी थर्ड सेक्टर जो होते हैं हमारे, वो सारे सेक्टर्स में जो भी हमारा फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ है, लाइक प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर, इन सारे चीज़ों का जो फ्लो है इनकम का, इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में कहते हैं। तो सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होता है हमारा? पहला पॉइंट है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इकोनॉमी कंप्राइजेज ओनली 2 सेक्टर। डोमेस्टिक इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स होते हैं, पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, दूसरे होते हैं हमारे हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? वो अपनी जो एंटायर इनकम है उसको स्पेंड करते हैं एंड देयर इज नो सेविंग्स, यानी कि हाउस होल्ड अपना पूरा जो कमा रहे हैं उसको खर्च कर दे रहे हैं और कोई भी सेविंग्स नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, नो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, यानी कि और जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है वो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। यहाँ पे ना कोई इंपोर्ट होता है, ना हम कोई चीज़ें मतलब मंगवाते हैं और ना कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। देयर इज़ नो गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, और इस इकोनॉमी में हमारी कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती। यहाँ पे आप इसका वो देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे हाउस होल्ड हैं वो क्या कर रहे हैं? लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इस रूप में हमारे बिजनेस फर्म्स में जा रहा है। बिजनेस फर्म्स यहाँ पे क्या कर दे रही हैं? गुड्स दे रही हैं और अपना जो सर्विसेज है उसको दे रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंजम्पशन कर रहे हैं। हाउस होल्ड बिजनेस फर्म्स को पैसा देते हैं, कंज्यूम करते हैं, चीज़ें खरीदने के लिए पैसा देते हैं। और बिजनेस फर्म्स यहाँ पे क्या करती है? लैंड, लेबर के बदले में वेजेस देती है, रेंट देती है, इंटरेस्ट देती है, प्रॉफिट देती है, फैक्टर पेमेंट्स हो गई हमारी। तो ये सारी चीज़ें हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक पार्ट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड पॉइंट क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर जनरेट्स इनकम फॉर हाउस होल्ड हु आर ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड जनरेट्स डिमांड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन में जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो इनकम जनरेट करता है हाउस होल्ड्स के लिए, और वही जो हाउस होल्ड्स हैं वही हमारे ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो गया? हमारी मशीनरी होगी, हमारे लैंड हो गए, हमारे लेबर हो गए, इन्हीं की वजह से तो हम प्रोडक्शन कर पाते। तो वही जो हाउस होल्ड्स हमें फर्म्स को दे रहे हैं, फर्म्स उठा करके हाउस होल्ड्स को दे रहे हैं इनकम को, वही चीज़ें दिया हुआ है। और जो हाउस होल्ड्स हैं वो खर्चा कर रहे हैं, तो जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, बिजनेस फर्म्स बना रही हैं, उनको गुड्स दे रही हैं हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड उनको अपनी इनकम दे रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस फॉर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला पॉइंट है इट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को दिखाता है। इट सोर्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ एमंग डिफरेंट सेक्टर्स, यानी कि ये भी बताता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर एक भी चीज़ मान लीजिए यहाँ पे बिजनेस फर्म्स नहीं होती है तो ये हाउस होल्ड अकेला क्या करने वाला है? यहाँ पे ये अकेला रह जाने वाला है, सिंगल रह जाने वाला है। सो यही बताता है कि इंटरडिपेंडेंस, यानी कि दोनों सेक्टर जो है एक दूसरे पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं।
नेक्स्ट इज इट सोर्स इंजेक्शंस एंड लीकेजेस फ्रॉम फ्लो ऑफ मनी, यानी कि फ्लो ऑफ मनी के जो भी लीकेजेस हैं, इंजेक्शंस हैं, यानी कि कहाँ से पैसा फ्लो ऑफ, जो फ्लो चार्ट है मनी का जो फ्लो है उसमें कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, इंजेक्शंस एंड लीकेजेस, इसके बारे में भी दिखाता है ये। इट हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी कि ये जो सारी चीज़ें ये हमारी नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स को फाइंड करने में हमारा हेल्प कर देता है। अब आ जाता है हमारा टॉपिक नंबर 2 जो कि होने वाला है हमारा, ये क्या हो गया, हाँ, अब हम बात करने वाले हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है जो कि है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसको आप ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। नेशनल इनकम क्या होती है हमारी? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। एक देश में जितने भी रहने वाले देशवासी हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनके द्वारा सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स अर्न, यानी कि जितनी भी फैक्टर इनकम्स, यानी कि टोटल जो जितनी भी इनकम अर्न करी गई है नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री का, उसको हम सम करेंगे और वही हमारी नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कहलाती है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कैसे होती है? इन फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ इनकम फ्लो में कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर फ्लो में, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का कैसे फ्लो हो रहा है उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, हमारी इनकम कैसे कितनी कमाई जा रही है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, या फिर जैसा खर्चा करने के एक्सपेंडिचर का फ्लो है उससे हम पता लगा सकते हैं हमारी नेशनल इनकम के बारे में। सबसे पहला मेथड आता है फॉर डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम, वो है हमारा वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं। द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज टू प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी क्या कह रहा है ये नेशनल इनकम एस्टिमेटेड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। इसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है? जितनी भी हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं टू प्रोड्यूस द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि एक कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन करने वाली एंटरप्राइजेज हैं उनके जो एस्टिमेट करे जाते हैं उसी से हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करा जाता है। फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम बाय दिस मेथड वी हैव टू एस्टिमेट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, यानी कि अगर हमें इस मेथड से, यानी कि जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड है, इससे हमें नेशनल इनकम पता करनी है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें पता लगानी होगी? 3 चीज़ें दी हुई हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NDP-MP, और यहाँ पे कोई कमेंट में बजने से पहले सुन लेना, ये जो NDP-MP मुझे पता है इसको ऐसे लिखा जाएगा NDP कैपिटल M कैपिटल P, ये चीज़ नीचे लिखी जाएगी। अब मैं जो टाइप कर रहा हूँ इसमें यहाँ पे नीचे कैपिटल में नहीं आ रहा है, कैपिटल में लिख रहा हूँ तो यहाँ बराबर आ जा रहा है, इस वजह से मैंने स्मॉल में जहाँ जहाँ लिखा है आप ये लोग समझ लेना कि ये चीज़ यहाँ नीचे लिखी और ये चीज़ कैपिटल में है। तो पहले से मैं बता दूँ, नहीं तो आप लोग आओ अरे ये कैसे बता दी, ये कैसे बता दी, ऐसा ना हो। सबसे पहला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमारा कैसे निकलेगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि जितनी भी वैल्यू एडेड है ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम कैलकुलेट करेंगे किससे किससे, जो हमारे तीनों सेक्टर्स उनकी ग्रॉस एडेड वैल्यू को ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट FC, या फिर हम इसको NI या फिर नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? NDP एट MP, यानी कि जो हमने ये ऊपर निकाला है इसको लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा क्या चीज़ करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको करने से हमें क्या मिल जाएगा? हमारा NNP-FC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे? हमारा वैल्यू एडेड मेथड से प्रोडक्ट मेथड हमें अब नेशनल इनकम पता लगानी है। तो इसमें क्या आएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVA-MP, इसको कैसे लेंगे हम? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि सेल्स लेंगे उसमें चेंजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिससे कि हमारा GVA-MP निकल आ जाएगा। और GDP-MP हमारा क्या होगा? GVA-MP ऑफ ऑल सेक्टर्स। अब हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि वैल्यू एडेड मेथड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई चीज़ें, कुछ पॉइंट्स इसको याद रखनी चाहिए, जो कि है हमारा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यानी कि हमारा जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है उसको इंक्लूड नहीं करना है। परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यानी कि जो सेकेंड हैंड गुड्स को हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसको नहीं इन्वॉल्व करना है। इम्प्यूटेड और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स
शुड बी इंक्लूडेड बट सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विसेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यानी कि जो सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन जो सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विसेज है उनको इंक्लूड नहीं करना। अगर इंक्लूडेड हो चुका है तो उसको एक्सक्लूड आपको कर देना है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि जितना हमने खुद प्रोडक्शन किया उसको इंक्लूड करना चाहिए। कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड, यानी कि सेकेंड हैंड गुड्स जो है अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है, नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन अगर कोई कमीशन उससे कमाई जा रही है सेल और परचेज से सेकेंड हैंड गुड्स का, तब हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा क्यों है ये आप जाके, जिसने ये रूल बनाए हैं उससे आप जाके पूछ सकते हैं, मुझे खुद नहीं मालूम, मैं आपको क्या बताऊँ। मालूम है लेकिन बताऊंगा नहीं। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, क्या ये अब हमारा आ चुका है वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड हमने खत्म कर दिया। अब हम सेकंड मेथड की तरफ आ रहे हैं जो कि है हमारा इनकम मेथड। ये कैसे पता लगाया जाता है, इट मेजर नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। कैसे पता लगाता है, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट मेड इन द फॉर्म्स ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज रिस्पेक्टिवली फॉर देयर प्रोडक्शन सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी हमारे खर्चे हुए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी न किसी को रिसीव हो रहा है, उसके लिए क्या हुआ, एक तरह की इनकम, हमारी पेमेंट दूसरे की इनकम, उससे हम इनकम मेथड लगा रहे हैं। क्या क्या इसमें हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, वेजेस हो गए, रेंट हो गए, इंटरेस्ट हो गए, हमारी लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसको कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम निकालेंगे नेट डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या क्या आएगा हमारा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि हमने जो एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दिया उसको लेंगे, ऐड कर देंगे हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें ऐड कर देंगे हमारा मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इससे हमारा क्या निकल आएगा, हमारा NDI या फिर आप NDP इसको भी कह सकते हैं। नेशनल इनकम हमारी क्या हो जाएगी, जो हमने NDI निकाला है नेट डोमेस्टिक इनकम, इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिससे कि हमारी नेशनल इनकम निकल के चली आएगी। ये थोड़ा छोटा मेथड है एज कम्पेयर टू वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड, ये थोड़ा ईजी भी पड़ जाता है आपको। इसमें भी कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग और ये चोरी वगैरह, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड बट द वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज लाइक दोज हाउस वाइफ इज नॉट इंक्लूडेड। यानी कि इसमें सीधी इस बात करी गई है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो सेल्फ कंजम्पशन गुड्स हैं उसको ऐड करना चाहिए, लेकिन सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज जो हैं उसको हमें एक्सक्लूड करना चाहिए। ये चीज़ हमने वैल्यू एडेड में भी पढ़ी थी। अगर हमने कोई ब्रोकरेज दिया है ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा हमारे में। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यानी कि विंडफॉल गेंस में हमारी इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसको आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हैं। ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यानी कि ट्रांसफ़र अर्निंग, ऐसी अर्निंग जो मिलनी तो मुझे चाहिए थी लेकिन मैंने किसी और को ट्रांसफ़र कर दी, यानी कि मिल मुझे रहा है, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये इनकम्स को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जो भी इनकम्स मुझे डायरेक्टली मिल रहा है, मेरे लिए है, जो मुझे मिलना चाहिए, जिसके पास मेरा राइट है, वो इनकम्स को हम उसमें इंक्लूड करेंगे। ये हो गया हमारा इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। अब है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। By this method, the total sum of expenditure on the purchase of final goods and services produced during an accounting year within an economy estimated to obtain the value of GDP. एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं, जितना हमने खर्चा किया है ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में हमने जितना भी खर्च किया है उसके बेसिस पे हम GDP को एस्टिमेट करते हैं। It is the expenditure on the purchase of final goods and services during an economic year, accounting year, वही चीज़ है। It is broadly classified into 4 categories, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज हमारा क्या होता है वो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी हमने एक्सपोर्ट्स किए उसमें से माइनस कर देंगे हमारे इंपोर्ट्स को और हमारा आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। ये होता है हमारे 4 प्रकार के एक्सपेंडिचर मेथड में क्लासिफिकेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है कंप्यूटेशन का, अब उसको जानते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि NNP एट FC, जो कि है हमारा GDP MP लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को और उसमें ऐड कर देंगे NFIA को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को।
और इसमें से माइनस कर देंगे हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। जहाँ पे हमारा जो जीडीपी एमपी है वो होगा हमारा, जो जीडीपी एमपी हमारा है उसको कैसे निकाला जाएगा, उसमें लेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐड कर देंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐड कर देंगे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसमें भी ऐड कर देंगे हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, जिससे कि हमारा जो ये जीडीपी एमपी है उसको पता लगाने के लिए हमें इतनी सारी चीज़ों को फाइंड करना होगा। और हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें हम ऐड कर देंगे हमारा चेंजिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक कैसे आता है, अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस वो करेंगे ओपनिंग स्टॉक, हमारा चेंजिंग स्टॉक आ गया। इस प्रकार से हमारा जो नेशनल इनकम है फ्रॉम एक्सपेंडिचर मैटर हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए इंक्लूड और नॉट इंक्लूड में। इसमें क्या होगा, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि जो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर है उसको हम ऐड करेंगे। मान लीजिए अभी हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है, हमने बीच में ही ऐड कर लिया, 10 रुपये हमने पहले ही ऐड कर लिया, बाद में हमने 15 रुपये लास्ट में हमारा एंड आया, तो हमने 10 भी ऐड कर लिया, 15 भी ऐड कर लिया, जबकि इस 15 में ये 10 भी इंक्लूडेड है, हमने एडिशनल केवल 5 किया था, तो इसीलिए हम केवल फाइनल वाला जो एक्सपेंस है उसको ऐड करेंगे इसमें। एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, सेकंड हैंड गुड्स में जो खर्चे हुए उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड हैंड वालों से क्या दुश्मनी है मुझे नहीं पता। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट बाय गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि कोई पेमेंट गवर्नमेंट से ट्रांसफर हुआ है उस पर खर्चा किया गया है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि कोई ऐसा वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर जो गुड्स पे किया गया है जिसको प्रोड्यूस किया गया फॉर सेल्फ कंजम्पशन उसको हम ऐड कर लिया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर ऑफ बॉन्ड इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम मेथड में अगर हम कोई कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे थे शेयर और बॉन्ड्स के परचेज या सेल पे उसको ऐड कर रहे थे, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड पे अगर हम कोई शेयर और बॉन्ड्स को परचेज कर रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नॉट टू बी इंक्लूडेड। इसी तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर मेथड भी हो जाता है। अब हमारा नेट अगला टॉपिक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, उसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। पंडित नहीं बन गया हूँ भाई, डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। ये जीडीपी क्या होता है, अगली बार आपके वाइवा में कोई पूछे, आपका रिलेटिव कोई पूछे कि बेटा जरा जीडीपी बताओ क्या होता है, तो ये मत कहना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो उसका फुल फॉर्म होता है। जीडीपी बताना कि ये होती है हमारी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल एंटरप्राइजेज विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। क्या क्या पॉइंट्स हैं, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल एंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, यानी कि एक साल में एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किया है उसको हम हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह देंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एमपी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हमारा सी है, उसमें ऐड कर देंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हमारा जी है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि हमारा आई है, या फिर हम उसको कह सकते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम। इससे हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी निकल के चला आएगा बाहर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी एमपी कैसे आएगा, हमारा जीडीपी एमपी लेंगे उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा एनडीपी एमपी आ जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपी एमपी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, एनडीपी एमपी आ गया मार्केट प्राइस वाला। अगर उसी जीडीपी एमपी से हम इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे सब्सिडी को, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, उससे क्या आ जाएगा हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या कहता है भैया, हमारा जीडीपी एमपी लो, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, ऐड कर दो हमारा नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आ गया हमारा नेशनल इनकम। अब एक कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है, क्या है, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनजीडीपी, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
When the goods and services are produced by all purchasing unit in the domestic territory of a country during an accounting year and valued at current year price or current prices, it is called nominal GDP और GDP at current prices। यानी कि जो जितनी भी जो GDP है हमारी भैया, पूरी GDP है, उसको करंट ईयर की प्राइस पे अगर दिखा दोगे तो वो हमारी नॉमिनल वैल्यू या फिर GDP एट नॉमिनल वैल्यू या फिर नॉमिनल GDP हमारी कहलाई जाएगी। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया, रियल GDP क्या होगी हमारी, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, सेम है, वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइस एज काउंटेड प्राइस, वो हमारी रियल GDP आ जाएगी। यानी कि करंट ईयर के बेस प्राइस पे आ रहा है, सॉरी करंट ईयर प्राइस पे है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नॉमिनल GDP। रियल बेस ईयर जो उसका है उसके प्राइस पे GDP निकाल रहे हो तो हमारी रियल GDP कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP। इट इज डिफाइंड एज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर प्लस पे ध्यान देना, यहीं से खेला बदलेगा, अभी तक तो सेम था। The income which is earned by its citizens who are located abroad and minus the income from non-residents located within the country। यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसा नाम वैसा काम, नेशनल वाली बातें होंगी। जो GDP है उसमें ऐड क्या कर देंगे हमारा, जो लोग बाहर रह रहे हैं, इंडिया के लोग जो बाहर रह रहे हैं, जैसे दुबई हो गया, कनाडा हो गया, वैसे लोग रह रहे हैं और वो पैसा भेज रहे हैं, उसको लेंगे ऐड कर देंगे। और जो यहाँ के लोग हैं, बाहरी विदेश के लोग यहाँ रह के पैसा कमा रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं, उसको पैसा लेंगे माइनस कर देंगे, जो आएगा वो होगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, GNP एट मार्केट प्राइस इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो इनकम आया है उसको हमारा हो जाएगा। अगला है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNPFC। इट इज़ द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स, सारी टोटल फैक्टर इनकम्स को जो अर्न किया गया है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो NNPFC कैसे होएगा हमारा, GNPFC लो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, या फिर हमारा NNPFC लो उसमें से NDPFC लो प्लस कर दो NFIA, हमारा NNPFC बाहर निकल के आ जाएगा। और इस टॉपिक 2 में हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNPMP। इट refers to market value of final goods and services produced during the year, inclusion, यहाँ पे आया है, यहाँ से खेला बदला, inclusion of net factor income from abroad but exclusive of depreciation। यानी कि अब जो हमारी GDP-MP है उसको लेने का, डेप्रिसिएशन हटाने का और उसमें ऐड करने का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो हमारा आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसी तरीके से जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, अब वो होता है ख़त्म। अब छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आप कह सकते हैं जो कि हमारा GDP एंड वेलफेयर है, बट उसके पहले मैं पीऊँगा थोड़ा सा पानी, और आप भी थोड़ा पानी यानी पी लो भाई। आई होप आपको ASMR ना मिल गया हो मेरे पानी पीने का, मिल भी गया हुआ तो ठीक है। GDP एंड वेलफेयर, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। क्या कह रहा है भैया, GDP डिफ्लेटर, ये क्या होता है? GDP प्राइस डिफ्लेटर इज ऑल्सो नोन एज GDP डिफ्लेटर और द इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। क्या करता क्या है, नाम तो 3-4 बता दिए, अब काम देख लेते हैं। मेजर्स द चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकॉनमी। यानी कि जो इतनी भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो चुकी हैं उनके जो प्राइस में जो डिफरेंस आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसको एक इकॉनमी में जो भी मेज़र करता है, कौन करता है? GDP डिफ्लेटर हमारा मेज़र करता है। इट शोज द चेंज इन GNP विद द चेंज द मार्केट चेंज द प्राइस लेवल्स। The GDP price deflator is a more comprehensive inflation measure than consumer price index because it isn't based on fixed basket of goods। यानी कि जो हमारे GDP प्राइस डिफ्लेटर है ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि ये ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करके चलता है। मोर कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि ज़्यादा चीज़ें इसमें समाई हुई हैं एज कम्पेयर टू CPI जो कि हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। GDP प्राइस डिफ्लेटर क्या करता है? मेजर करता है चेंजेस इन प्राइसेस को ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस इन इकॉनमी में।
यूजिंग दैट जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर helps economics compare the levels of real economic activity from one year to another। यानी कि जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर से हम क्या फाइंड करते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक्स वगैरह जो भैया लोग बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे पिछले साल हमारी इकोनॉमी के जो गुड्स एंड सर्विसेज थी उसकी क्या वैल्यू थी, इस साल क्या वैल्यू है, या फिर उससे पहले के जो हमारी वैल्यू रह चुकी है उसको हम कंपैरिजन करते हैं और कुछ मतलब एनालिसिस वगैरह करते होंगे। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या यहाँ पे रहने वाला है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉर्मल जीडीपी लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे हमारे रियल जीडीपी से। नॉर्मल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, इसको अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में टॉपिक नंबर 2 में लास्ट में हमने कवर कर लिया है, आप उसको दोबारा जाके देख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब हमारा जो टॉपिक का नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर, ये होता क्या है। इन जनरल रियल जीडीपी एंड वेलफेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। Even though higher GDP implies more production of goods and services, it does not necessarily mean that people were better off। यानी कि अगर ज़्यादा जीडीपी हमारी बढ़ी हुई है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं या फिर ज़्यादा बेटर ऑफ हैं, जो मतलब ज़्यादा कैपेबल हैं। दस हायर जीडीपी नॉट नेसेसरीली मीन हायर वेलफेयर, यानी कि अगर किसी कंट्री का जीडीपी अच्छा है या फिर हायर है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके जो कंट्री के लोग हैं वो उतने रिच हों या फिर उनके पास उतनी ज़्यादा इनकम हो या फिर हायर वेलफेयर हो। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, मीन्स मटेरियल वेलबींग ऑफ पीपल, यानी कि जैसे रोज़मर्रा में इंसान कैसे रह रहा है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो सारी चीज़ें में आ जाती हैं। इट डिपेंड्स ऑन मैनी इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम, कंजम्पशन लेवल, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें भी हमारी वेलफेयर में आ जाती हैं। जो हमारा वेलफेयर होता है वो डिपेंड्स करता है ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक वेलफेयर एंड द वेलफेयर विच डिपेंड्स ऑन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। वाह क्या बात कह दी है। द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर। हम अपने इकोनॉमिक वेलफेयर लेंगे, नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर लेंगे, उसको ऐड कर देंगे, सोशल वेलफेयर आ जाएगा। इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारी नेशनल इनकम, कंजम्पशन लेवल, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स। नॉन इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा, पोल्यूशन आ जाएगा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा किसी कंट्री का, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लास्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, जीडीपी इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर वेलफेयर, यानी कि जो हमारा वेलफेयर है उसका अप्रोप्रिएट इंडिकेटर जीडीपी नहीं है। जो लोग गाते रहते भैया जीडीपी बढ़ रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, केवल जीडीपी बढ़ रहा है, देश के लोग वहीं के वहीं अटके रह जा रहे हैं। जीडीपी में भी है गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमी की ग्रोथ भले ही हो रही है लेकिन वेलफेयर यानी कि लोगों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, पर्सनल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। क्या होता है एक्सटर्नैलिटीज़, रिफर्स टू बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल्स फॉर एग्जाम्पल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड। For examples, environment pollutions caused by industrial plants is a negativity externality and building flyover is a positive externality। यानी कि जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो सारे जो लोग हैं, साले नहीं बोला हूँ, वो सारे जो लोग हैं वो हमारे जो पॉल्यूशंस को मद्देनजर ना रखते हुए केवल अपना प्रोडक्शन, अपना बिजनेस करते जा रहे हैं। प्राइम एग्जांपल है दिल्ली में जो यमुना रिवर है, आप उसको देख लीजिए, ऐसे झाग निकला हुआ रहता है। मतलब इंडिया में हम नदियों को अपनी माता कहते हैं लेकिन उसी की सफाई नहीं करते। वहीं पे अगर आप कहीं जापान वगैरह में चले जाइए, वहाँ पे नदियों को पूजा नहीं होती है लेकिन फिर भी ऐसे वहाँ की नालियाँ इतनी साफ़ होती, वहाँ के मतलब इतना कल्चर वहाँ का ऐसा है कि आप नाली को अगर पानी उठा के पीना चाहें तो वो साफ़ रहता है, क्लियर रहता है, उसमें मछलियाँ रहती हैं। अपने यहाँ का देख लीजिए कैसा रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या कहता है, व्हेन जीडीपी इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट इंक्रीज वेलफेयर। प्राइम एग्जांपल इंडिया का है, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है हमारे इंडिया में। अगर आप जीडीपी जो हमारी टोटल है उसमें से टॉप 10% ऑफ द वर्ल्ड को मतलब वर्ल्ड कह रहा हूँ सॉरी, टॉप 10% ऑफ द कंट्री को निकाल दीजिए, तब आप जीडीपी की वैल्यू देख लीजिए कहाँ पे आ जाती है उसकी वैल्यू। इसी में ही थर्ड पॉइंट आता है कंजम्पशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी डज नॉट एग्जिबिट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट if the increase in GDP is mainly due to increased production of war equipments and ammunition, then such an increase cannot
इम्प्रूव वेलफेयर इन इकॉनमी। फॉर एग्जांपल रशिया, इतने समय रशिया क्या करता है, रशिया में अगर आप देखेंगे तो कार मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऐसी फैंसी चीज़ें वहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होती, वो इंपोर्ट करते हैं। वहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या होता है, वहाँ पे टैंक मैन्युफैक्चर होती है, गन्स मैन्युफैक्चर होती है, एमिनेशंस मैन्युफैक्चर होती हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है। तो ये सारी चीज़ें ये नहीं बताती हैं कि आपका जो वेलफेयर है, आपका जो इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर है वो अच्छा हो रहा है। भले ही आपकी जीडीपी बढ़ी लेकिन वेलफेयर आपका अच्छा नहीं होगा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, many activities in an economy are not evaluated in monetary terms. They are not included in GDP due to non-availability of data. However, such activities influence the economic welfare of the people of the country. यानी कुछ चीज़ें इकोनॉमी में ऐसी होती हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में हम उन्हें मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं, आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली, जो हमारे कंट्री के लोग हैं। इसी तरीके से जो हमारा क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होता है समाप्त। नोट्स को डाउनलोड करना नहीं भूलना। और यहाँ तक आपने देखा है तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक बहुत ही कम लोग, शायद 1 या 2 या कोई भी नहीं देखता है। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी सारे दोस्त हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक आपने देखा तो वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा, तो लाइक करना नहीं भूलना है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन ऊपर है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ऐसे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।